नमस्कार। मैं शिवजी चौहान, सहायक प्राध्यापक, उदाली कॉलेज बामुनगांव, लंका, होजाई, असम। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी भाषा की परिभाषा एवं उसके अभिलक्षण पर प्रकाश डालेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के नाते भी उसे आपस में सर्वदा ही विचार विनिमय करना पड़ता है। यद्यपि संकेत आदि के द्वारा भी कुछ भावों की अभिव्यक्ति हो सकती है। जैसे रेलवे गार्ड और रेलवे चालक का विचार विनिमय झंडियों से होता है, तो बिहारी के पात्र भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। चाहे अंधेरे में एक दूसरे का हाथ अब छूकर या दबाकर अपने भाव को प्रकट कर लिया जाता है, परंतु उसे भाषा की संज्ञा नहीं दी जा सकती। सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। इसका अर्थ होता है कहना, बोलना और उच्चारण करना या वाणी को व्यक्त करना। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त किया जाता है। भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी है, किंतु ये परिभाषाएं पूर्ण नहीं हैं। हर में कुछ न कुछ त्रुटि पाई जाती है। जो भी हो, हम भाषा वैज्ञानिकों के विचारों को यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे। जो मुख्य रूप से पहले हम सर्वप्रथम पाश्चात्य विद्वान प्लेटो का नाम लेना चाहते हैं, और उन्होंने जो भाषा की परिभाषा दी है वह इस प्रकार है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वह जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती हैं तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्वीट ने भी परिभाषा दी है, और उनकी परिभाषा को हम देख सकते हैं। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकट करना ही भाषा है। दूसरे एक बहुत बड़े विद्वान हैं, पश्चात विद्वान हैं, और उन्होंने भी यह कहा है। ब्लॉक एंड ट्राइगर हैं, इनका जो है विद्वान का नाम है ब्लॉक एंड ट्राइगर। भाषा यादृच्छिक बातचीत ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से हम देख सकते हैं, एक बड़े विद्वान हैं ग्लीसन। भाषा वाणी का वह रूप है जिसकी सम्यक व्याख्या की जा सकती है। विचार विनिमय का वह रूप है जो सर्वदा एक जैसा लिखा जाता है। विद्यार्थियों, हम देख सकते हैं अन्य विद्वान जो हैं, एक बड़े विद्वान हैं, हमारे हिंदी के विद्वान हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं। उन्होंने यह कहा, वो जो विद्वान हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, इन्होंने भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। अर्थात जो है यहाँ हम जिन ध्वनि जो है, हम जो उच्चरित मानव मुख से उच्चरित सार्थक ध्वनियाँ हैं, जो हमारे मुख के जबड़ों से जो टकरा कर बाहर आती है, और उनकी जो लिपि चिन्ह है, उन्हें लिपि चिन्ह के समष्टि रूप को इन्होंने भाषा की संज्ञा दी है। विद्यार्थियों, दूसरे विद्वान हैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जिन्होंने भाषा की जो है परिभाषा इस प्रकार से दिया है। जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं
उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेतों की प्रणाली को भाषा कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार से गूढ़े भी एक बड़े विद्वान हैं, उन्होंने भी परिभाषा दी है भाषा की। उन्होंने लिखा है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। एक बड़े विद्वान हैं और भाषा वैज्ञानिक हिंदी के बहुत वरिष्ठ हैं, और उन्होंने लिख रहा है, वो जो हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी हैं, और उन्होंने लिखा है, भाषा की परिभाषा इस प्रकार से दिया है। उन्होंने लिखा है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सही बात है कि भाषा किसी समाज की विशेष पद्धति है, विशेष एक कहा जाए तो सेतु है जो हमारी भावनाओं को, विचारों को आदान प्रदान करने में सहायक होती है। आइए देखते हैं कामता प्रसाद गुरु जी का एक परिभाषा, हिंदी की परिभाषा उन्होंने दी है, वो हम देखते हैं। वह है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आपस स्पष्ट तथा समझ सकता है। मतलब वह इस तरह की व्यवस्था है, हम केवल बोलने से और हमारे सामने जो खड़े व्यक्ति हैं यदि वह समझ नहीं पाते हैं तो उसे हम भाषा नहीं कर सकते, उसे हम भाषा, उसकी वह जो है कोई उपयोगिता ही नहीं है, और उसे वह समझ नहीं पाने के चलते वह भाषा भी उसके लिए वह भाषा नहीं है, सामने वाले लोगों के लिए भाषा नहीं। लेकिन वह समझ रहा है और उसको स्पष्ट रूप से उसे जान पा रहा है तो उसे इसके लिए भाषा है। यदि हम इन सभी विद्वानों को समष्टि रूप में देखें जिन्होंने भाषा की परिभाषा दी है, तो हम इस पर निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि भाषा की जो परिभाषा है, हम इस निष्कर्ष के, इस जो है विद्वानों के निष्कर्ष में हम यह कहें तो भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। भाषा अब ये जो है भाषा की हम परिभाषाएं यहाँ समाप्त करते हैं। साथ ही हम इसके अभिलक्षण जो हैं अर्थात इसकी विशेषता जो है, भाषा की जो विशेषता है उन विशेषताओं पर हम थोड़ा ध्यान यहाँ पर देंगे। भाषा से आशय है मनुष्य की भाषा तथा अभिलक्षण से आशय है विशेषता या मूलभूत लक्षण। किसी भी वस्तु की अभिलक्षण ही उस वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग करता है। इस तरह मानव समाज भाषा के अभिलक्षण वे हैं जो उसे अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलग करती हैं। अतः भाषा के मुख्य अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। आइए देखिए, हम देखते हैं भाषा की जो है विशेषता क्या है। हम संक्षिप्त रूप में उसे देखना चाहेंगे और उसे ज़्यादा, ऐसे तो बहुत सारे जो है अभिलक्षण हैं, परंतु हम 8-10 जो है अभिलक्षण को देखेंगे यहाँ पर। पहले देखते हैं, पहला 1 नंबर है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। अर्थात पिता की भाषा पुत्र को अनायास ही प्राप्त नहीं हो जाती। कोई व्यक्ति अपने विचारों, अपने चारों ओर के समाज तथा वातावरण से ही भाषा सीखता है। अतः भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा से ही, समाज से ही भाषा का अर्जन होता है, समाज से ही भाषा का विकास होता है और समाज से ही भाषा का प्रयोग होता है। भाषा के लिए व्यक्ति और समाज की पारस्परिक अनिवार्य है। फिर भी अर्जन, प्रयोग और विकास की दृष्टि से भाषा समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं इसकी दूसरी विशेषता और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है यादृच्छिकता। यादृच्छिकता का अर्थ है
जैसी इच्छा हो या माना हुआ। हमारी भाषा में किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द से सहज, स्वाभाविक या तर्कपूर्ण संबंध नहीं है। वह समाज की इच्छा अनुसार मात्र माना हुआ संबंध है। यदि सहज, स्वाभाविक संबंध होता तो सभी भाषाओं में एक वस्तु के लिए एक ही शब्द होता। पानी के लिए सभी भाषाओं में पानी का ही प्रयोग होता, अंग्रेजी का वाटर का प्रयोग न होता। विभिन्न भाषाओं के सभी शब्दों में हम यह यादृच्छिकता पाते हैं। यह यादृच्छिकता शब्द के स्तर पर भी, व्याकरण के स्तर पर भी, रूप रचना तथा वाक्य रचना में भी यही बात है। अंग्रेजी कर्ता कारक के लिए किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। राम राम नहीं होता। अच्छा, हिंदी में ने का प्रयोग होता है। राम ने मोहन को थप्पड़ मारा। अंग्रेजी में इसे हम कहेंगे तो ये कहते हैं राम स्लेप्ट मोहन, अर्थात राम ने मोहन को थप्पड़ मारा। यहाँ राम स्लेप्ट मोहन, यहाँ पर किसी प्रकार का कारक चिन्ह नहीं है, परंतु हिंदी में ने जो है कारक चिन्ह का जो प्रयोग। ऐसे ही हिंदी में वाक्य में कर्ता कारक क्रिया राम ने पत्र लिखी का क्रम है, तो अंग्रेजी में कर्ता क्रिया क्रम नहीं है। जैसे मतलब देखिए यहाँ पर राम रोट ए लेटर का क्रम होता है। इस तरह ये सारी बातें यादृच्छिक हैं, कहीं भी इनके पीछे कोई तर्क नहीं है कि यह यहाँ पर इस तरह से क्यों है और वहाँ पर इस तरह से क्यों, माना हुआ है, यादृच्छिक है। न शब्द, न अर्थ के संबंध में, न रूप रचना में, और न वाक्य पद क्रम या अन्वय आदि में। यही है भाषा की यादृच्छिकता। यूँ यादृच्छिकता थोड़े बहुत तो अन्य प्राणियों की भाषा में भी मिलती हैं, किंतु मानव भाषा जैसे नहीं है। आइए हम देखते हैं उसकी जो तीसरी जो है अभिलक्षण है सृजनात्मकता। भाषा के द्वारा हम अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार सादृश्य के आधार पर नित्य नए नए वाक्यों का सृजन करके अपना प्रयोग करते हैं। हम ऐसे अनेकानेक वाक्यों का रोज ही प्रयोग करते हैं जो ठीक उसी रूप में पहले कभी भी प्रयुक्त नहीं हुआ। मज़े की बात यह है कि वाक्य के नए होने पर भी श्रोता को उन्हें समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। यह कमाल भाषा की इस सृजनात्मकता रूप के कारण होती है, जो वक्ता और श्रोता की भाषिक क्षमता में होती है। हम, तुम, मैं, वह, बुलाना, इन शब्दों से बहुत सारे वाक्यों का सृजन कर सकते हैं। जैसे मैंने उसे तुमसे बुलवाया, मैंने तुमसे उसे बुलवाया, उसने तुमसे मुझे बुलवाया, आदि आदि। आइए हम चौथे जो है उसकी अभिलक्षण जो है विशेषता, जो भाषा की विशेषता, वो हम देखें। भाषा अर्जित संपत्ति है। जैसे हम कह सकते हैं मनुष्य अपने चारों ओर के समाज या वातावरण से भाषा सीखता है। जैसे कहा गया है कि भारतवर्ष में उत्पन्न शिशु फ्रांस में रहता है तो इसलिए फ्रेंच बोलने लगता है कि उसे चारों ओर फ्रेंच का वातावरण होता है। अतः यह स्पष्ट है कि भाषा आसपास के लोगों से
अर्जित की जाती हैं, इसलिए भाषा पैतृक न होकर अर्जित संपत्ति है। ठीक इसी प्रकार से हम देखें दूसरी जो है परिभाषा हम देखते हैं कि भाषा जो है परिवर्तनशील है। मानव समाज इस प्रकार से भाषाओं का जो प्रयोग करते आ रहे हैं, यह इसका जीवित होने का एक ही प्रमाण है कि वह परिवर्तनशील है। अर्थात परिवर्तनशील यदि न हो तो वह कभी भी जीवित नहीं रह सकता है। जैसे संस्कृत की भाषा को हम देख सकते हैं कि उसकी एक समय कहा जाए तो उसकी बहुत ही ह्रास हुआ और वह आज ह्रास में ही है, क्योंकि उसे एक निश्चित बिंदु में बांध दिया गया था, उसे परिवर्तन नहीं होने दिया गया। इसका कारण है वह जो है उसका भुगतना पड़ा है भाषा को। ठीक उसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ परिवर्तनशीलता। मानव भाषा हमारे हमेशा परिवर्तनशील होती रहती है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। संस्कृत काल का कर्म प्रकृत काल में कम में हो गया तो आधुनिक काल में काम हो गया। इस प्रकार मानव भाषा चिर परिवर्तनशील है और यह अन्य जीवों की भाषा से अलग करती है। कुत्ते की भाषा है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही रहती है। परिवर्तित भाषा है, लेकिन मानव भाषा ऐसा नहीं होता, हमेशा परिवर्तन होते रहता है। आइए अंतिम बिंदु पर हम चलते हैं और इसको हम देखें। भाषा जो है अंतरणता जो है, अंतरणता हम देखते हैं। अंतरणता मानव मात्र वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हुए भी भूत तथा भविष्य के विषय में भी कहने में समर्थ है। इस तरह मानव भाषा कालांतरण कर सकती है। मानव भाषा स्थानांतरण भी कर सकती है। इस प्रकार स्थान और काल का अंतरण मानव भाषा का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। आइए देखते हैं अंतिम बिंदु पर भाषा के भूमिकाओं में पारस्परिक परिवर्तनशीलता। इस को हम देखें यहाँ पर, जब हम बातचीत करते हैं तो वाक्य श्रोता की भूमिकाओं का बदलना स्वाभाविक है। वक्ता बोलता है तो श्रोता सुनता है, फिर जब श्रोता उत्तर देता है या उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो वह वक्ता बन जाता है। यही है भूमिकाओं में परस्पर परिवर्तनीयता, अर्थात जो है हमेशा परिवर्तन होते रहता है। भाषा का विकास क्रम में हम देखते हैं कि इस तरह से भाषा का जो है अन्य जो है अभिलक्षण हो सकते हैं। लंबी वीडियो होने के चलते मैं यहीं पर इसे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।